Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th IT students और हम इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ स्टार्टअप. तो ये क्वेश्चन जो है आपका एंटरप्रेन्योरल स्किल वाली जो यूनिट है उससे है. सो स्टार्टअप क्या होता है? इट इज़ अ कंपनी जो कि अपनी इनिशियल स्टेज में हो. जब स्टार्टिंग फेज़ में होती है कोई भी कंपनी, जो एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट करते हैं तो उस कंपनी को हम स्टार्टअप बोलते हैं. और जब वो वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, कुछ सालों बाद प्रॉफिट अर्न करने लगती है, तो हम उसे एंटरप्राइज बोलते हैं. तो आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. और आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो कि आपको इसकी मार्किंग स्कीम डाउनलोड करनी होगी फ्रॉम दिस लिंक, MS जो लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे. और आपको यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है और ये भी बताया कि NCERT की कौन से पेज नंबर से आपको ये आंसर मिलेगा. तो आप इसका डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो भी आपके सैम्पल पेपर में है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस शर्मा हैज़ सेव्ड मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्प्रेडशीट. तो ये स्प्रेडशीट है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है. तो ये क्वेश्चन जो है आपका ICT स्किल्स से है. व्हाट शुड शी डू टू फाइंड आउट 3 स्टूडेंट्स विद हाईएस्ट टोटल मार्क्स. तो लेट्स से कि यहाँ पे स्प्रेडशीट में एक कॉलम है जहाँ पे सारे मार्क्स आपके स्टोर्ड हैं. अब आपको किन के मार्क्स चाहिए कि हाईएस्ट टोटल मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स कौन हैं. तो जो भी हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं वो एक साथ आ जाने चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें अरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग. और फिर अगर हमने यहाँ पे डिसेंडिंग किया हुआ है तो हमारे जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे टोटल मार्क्स, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, डिसेंडिंग में सबसे ऊपर. अगर असेंडिंग किया है तो हाईएस्ट टोटल मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स जो होंगे वो लास्ट में आएंगे. तो बेसिकली यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, देयर इज़ अ वर्ड दैट इज़ सॉर्टिंग. तो यहाँ पे आपका आंसर यही होगा, दैट शी हैज़ टू डू सॉर्टिंग on the column where marks has been saved. Now question number 3, why do entrepreneurs require persistence as one of the competencies to succeed. So this question is from entrepreneurial skills. तो यहाँ पे अभी 2 questions आ चुके हैं entrepreneurial skills से. अगर आपने ये यूनिट अच्छे से पढ़ी है तो आप easily 2 questions यहीं से अटैम्प्ट कर लेंगे और आपको 4 आउट ऑफ 6 करने हैं. तो 2 ये हो गए. ऐसे ही 2 आप ICT अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस. तो सबसे पहले आपको परसिस्टेंस का मतलब पता होना चाहिए. जो भी कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से. सो परसिस्टेंस क्या होता है, जब हम किसी काम को कंटिन्यूसली करते हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट है, बोरिंग है, स्टिल इफ़ यू आर डूइंग इट कॉन्स्टेंटली. जैसे हम एक्सरसाइज अगर रोज़ रोज़ करते हैं, सो दैट इज़ परसिस्टेंस. सो यहाँ पे आते हैं, वाई डू एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर परसिस्टेंस. तो पहले हम लिखेंगे परसिस्टेंस की डेफिनेशन, दैट परसिस्टेंस इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग कंटिन्यूसली इवन इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट. उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स क्या, किसी के लिए भी ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए. तो वी विल राइट, सो एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर परसिस्टेंसी to be successful. Next question, Vicky had big dreams when he was studying. He worked hard for achieving his dreams and achieved his goal. So first he has set his dream, then he worked hard, he has taken action and he has achieved the goals. So which of the following option does the given fact refer to. तो ये MCQ है. आपको पॉजिटिव थिंकिंग, यहाँ पे कहीं पे भी उसकी थिंकिंग शो नहीं हो रही है. सो ये ऑप्शन रॉन्ग है. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, जब हमें अपने बारे में पता होता है, लाइक हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये चीज़ें पता होती है, देन इट इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. रिजल्ट ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे रिजल्ट की तरफ वो एक्शन ले रहा है और रिजल्ट के बारे में सोच के काम कर रहा है. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेशन. इमोशनल मैनेजमेंट भी नहीं हो सकता अगर हम 4th ऑप्शन भी देख लें. इमोशनल मैनेजमेंट कब होगा, जब हम अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, लाइक हमें एंग्जाइटी फील हो रहा है अपने ड्रीम्स को लेके, हम उसको मैनेज करते हुए. तो यहाँ पे कहीं पे भी इमोशंस नहीं बोला है, तो इमोशनल मैनेजमेंट जो है आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ रीना लव्स इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड इज़ जनरली टॉकेटिव. शी कैन ईजिली मेक फ्रेंड्स एंड मेक एनी गैदरिंग लाइवली एंड इज़ कॉन्फिडेंट.
टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हमें बताना है कि रीमा की पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये सेल्फ मैनेजमेंट से था। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट। तो इस सैम्पल पेपर में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कि यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन जो है सेल्फ मैनेजमेंट के हैं और ये थर्ड वाला भी जो है सेल्फ मैनेजमेंट का है। सो अगर आप ब्लूप्रिंट देखेंगे क्वेश्चन पेपर का तो यहाँ पे लिखा है कि तीनों यूनिट से ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क ईच में 2 क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पे आईसीटी स्किल का एक क्वेश्चन नहीं है और सेल्फ मैनेजमेंट के 3 क्वेश्चन है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। बट हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रीमा की किस टाइप की पर्सनैलिटी दिखाई है, ये अगर हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं तो नर्वस बिल्कुल भी नहीं है। शी इज़ एबल टू टॉक टू एवरीवन फ्रेंडली, ये रॉन्ग ऑप्शन है। एक्सट्रोवर्ट है कि सबसे बोल रही है। जो पैरानॉइड होता है वो होता है मिसट्रस्टफुल, जिस पे हम इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। एग्रीएबल भी यहाँ पे रॉन्ग है। नाउ 6th क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सेल्फ मोटिवेशन इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग वंस पर्सनैलिटी। सो ऑब्वियसली कि हमारी पर्सनैलिटी को सेल्फ मोटिवेशन अफेक्ट करता है। जितना भी हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उतने ही ज़्यादा हम अच्छे से वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो आपको यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस ट्रू लिखना है यहाँ पे आंसर में। नाउ 2nd क्वेश्चन अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन, बट ये जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो ये आपका कौन सी वाली यूनिट से है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी। इस यूनिट में जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट की स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरेटिकल है ये यूनिट, तो आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट का नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, प्रोजेक्ट हैज़ अ बिगिनिंग एंड एंड, ये बिल्कुल सही है। एक्सटेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ डिफाइंड, ये भी करेक्ट है कि प्रोजेक्ट ने क्या क्या वर्क करना है, ये सब कुछ डिफाइंड होता है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट हैज़ नो बाउंड्रीज़, तो ये रॉन्ग है। प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज़ भी डिफाइंड होती है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी वर्क कर सकता है, कितना भी टाइम ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच गेट्स एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ कंडीशन इन जावा। तो यहाँ पे मेन कीवर्ड जो है कंडीशन है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड एग्जीक्यूट करते हैं। सो हेयर आंसर इज़ सिलेक्शन। इटरेशन क्या होता है, जो रिपीट होते रहते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, बार बार रिपीटेडली जो है एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर यहाँ पे रिपीटेडली या रिपीट से रिलेटेड कोई वर्ड आया होता देन इट विल बी इटरेशन। सीक्वेंशियल क्या होता है, जो एक एक करके सारे स्टेटमेंट सीक्वेंशियली क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, दैट इज़ सीक्वेंशियल। तो यहाँ पे आंसर था आपका सिलेक्शन। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। ये क्वेश्चन अब आपका एसक्यूएल से है और आपको बताना है कि सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल के रेफरेंस में कौन सी चीज़ यहाँ पे सही है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल होती क्या है। सो सेल्फ रेफरेंस टेबल ऐसी टेबल होती है जिसमें जो उसकी फॉरेन की होती है वो अपने ही टेबल की प्राइमरी की को रेफ़र कर रही होती है, यानी कि अपने ही टेबल के कॉलम को रेफ़र कर रही होती है। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो है हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है क्लास 12th आईटी की और इसमें एसक्यूएल की वीडियोस हैं, तो वो देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन से ही है कि फॉरेन की कॉन्स्टेंट कैन रेफरेंस और कैन रेफर कॉलम्स विद इन द सेम टेबल। तो दिस इज़ द ट्रू वन और बाकी इसमें रॉन्ग है। अगेन नेक्स्ट वन इज़ फॉर एसक्यूएल। आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट परफॉर्म्स पैटर्न सर्चिंग इन माई एसक्यूएल। तो पैटर्न सर्चिंग कौन करता है, दैट इज़ लाइक ऑपरेटर। यहाँ पे पैटर्न सर्चिंग से क्या मतलब है कि लाइक अगर मुझे देखना है ऐसी वैल्यूज़ जो कि ए से स्टार्ट हो रही है, लाइक नेम, ऐसे नेम मुझे सर्च करने हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हो, ए से, या फिर जो ए से स्टार्ट हो रहे हो और ए पे ही एंड हो रहे हो और इनमें 4 लेटर्स हैं। तो इस तरीके के पैटर्न सर्च करने के लिए आई यूज़ लाइक ऑपरेटर। नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड वी डू टू मेक अ डेटा मेंबर और अ मेथड मेंबर ऑफ अ क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास। तो अगर हमें चाहिए कि जो भी डेटा मेंबर और मेथड मेंबर है क्लास के, यानी कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास है तो उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे, लाइक रोल नंबर,
एज, ये सब डेटा होगा स्टूडेंट क्लास का। मेथड क्या होंगे, लाइक स्टडी, प्रिंट, रोल नंबर, तो ये मेथड है। तो अगर हमें चाहिए कि सिर्फ ये स्टूडेंट क्लास के अंदर ही विजिबल हो, ये टीचर क्लास के अंदर विजिबल ना हो, तो हमें क्या करना होता है, इसे प्राइवेट बनाना होता है। तो वी विल मेक देम प्राइवेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी वन सेंट्रल इनिशिएटिव्स फॉर ई गवर्नेंस। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑपरेटिंग वेब एप्लीकेशन। सो इफ़ यू विल सी दिस यूनिट, तो यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं ई गवर्नेंस के, लाइक NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे कोई सा भी एक लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इनमें से एक दो जो है सेंट्रल इनिशिएटिव्स लर्न करने चाहिए। नेक्स्ट इज विच वेबसाइट शुड वी सर्च फॉर द लिस्ट ऑफ NCERT ई बुक्स। तो NCERT बुक्स के लिए क्या वेबसाइट है, आपको ये पता होनी चाहिए, www.ncert.nic.in। तो अगर आप अपनी बुक देखेंगे, अगेन सेम यूनिट ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे NCERT के लिए वेबसाइट और आपकी IRCTC जो रेलवे टिकट बुकिंग है उसके लिए जो irctc.com है, ये सारी वेबसाइट्स के आपको URL पता होने चाहिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी ऐसे वेबसाइट वाले क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपको वेबसाइट्स लिखनी थी। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट्स लर्न होनी चाहिए जो फेमस पोर्टल्स हैं, लाइक GOI-directory.nic.in। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि टेल द वेबसाइट which is used to access all Indian government websites at all levels and from all sectors, then you should know that it is Government of India Web Directory, और आपको इसका URL पता होना चाहिए। सो लास्ट टाइम तो ये MCQ में आया था, टर्म 1 में थी ये यूनिट, तो MCQ में आया था कि कौन सा वाली जो है लाइक 3-4 ऐसे वेबसाइट्स दी थी जिनमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो कौन सा वाला जो URL है वो सही था, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 डोमेन्स वेयर डेटाबेस मैनेजमेंट में बी यूज्ड। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाफ प्लस हाफ, यहाँ पे आपको मार्किंग भी दी है कि अगर आप पहला डोमेन लिखेंगे तो हाफ मार्क्स, सेकंड डोमेन लिखेंगे तो हाफ मार्क्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको कौन से 2 डोमेन है जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो सकता है। सो ऑब्वियसली इन एजुकेशन फील्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो सकता है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, टीचर, स्टाफ, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए, मार्क्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग में भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है। तो सी, अगर आपने ये दोनों लिख दिए तो यू विल गेट 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ जावा बेस्ड क्वेश्चन। ये जावा वाली यूनिट से आपका क्वेश्चन आया है कि वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 20 है, वेरिएबल बी है इसमें 30 वैल्यू असाइंड है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। ए मॉड्यूलो इक्वल्स टू बी, ये जो परसेंटेज साइन होता है इसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों यूज़ हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस ऑपरेटर बी, यानी कि ए और बी के बीच में मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इनका जो भी आंसर आएगा वो ए में असाइन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसकी पर्टिकुलरली वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए मॉड्यूलस बी, तो इसमें क्या होता है कि ए बी से डिवाइड होगा, ए डिवाइडेड बाय बी, और फिर जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी आंसर। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है। सो यहाँ पे रिमाइंडर कब देता है, जब आपका ए बी से डिवाइड हो रहा होगा, ए डिवाइडेड बाय बी। तो ए यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड वाले से डिवाइड होगी, लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वो राइट ऑपरेंड से डिवाइड होगा आपका। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़, क्योंकि ये नंबर आपका बड़ा है तो ज़ीरोज़ आर 0, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया 20। सो हेयर द आंसर विल बी 20। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपको देखना है। नेक्स्ट इज़ लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ DBMS। सो DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका क्या फ़ायदा होता है, 1 इज़ कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट रहता है, सारी फाइल्स में सेम डेटा रहेगा, सो यू कैन राइट कंसिस्टेंसी। सेकंड इज़ सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे होते हैं तो आप कोई भी 2 एडवांटेजेस लिख सकते हैं। तो सिक्योरिटी,
आपका डेटा सिक्योर रहता है थ्रू द यूज़ ऑफ पासवर्ड। इसी यहाँ पे ये MCQ आया है, जैसा मैं बोल रही थी कि टर्म 1 में भी आया था MCQ में, कि आपको यहाँ पे वेबसाइट्स दी हैं और आपसे पूछा है कि कौन सी वेबसाइट इस पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो यहाँ पे वर्क क्या है, दिस वेबसाइट इंक्लूड साइट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, साइट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, विच इज़ दिस वेबसाइट। सो यहाँ पे अब ये दोनों वेबसाइट्स हैं। अब आपको यहाँ पे स्पेलिंग देखनी है। देखिए यहाँ पे आई मिसिंग है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल इज़ 4 एंड डिग्री इज़ 3। सो कार्डिनैलिटी मीन्स रोज़, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कार्डिनैलिटी मीन्स कॉलम्स नहीं होता है, कार्डिनैलिटी मीन्स रोज़, नंबर ऑफ रोज़, एंड डिग्री इज़ कॉलम। फॉर अ टेबल कार्डिनैलिटी इज़ इट्स रोज़ and degree is column. So columns are 3 and number of rows is 4. If 2 columns are added, तो 3 में 2 add किया तो it will become 5 and 4 rows. So here 4 में आपको 4 add करना है, so it will become 8. So new cardinality will be 8 and rows, that is degree, will be 5. So now what is the question? What will be the new degree and cardinality of the given table? So you can see degree is 8. So answer will be 8 comma, sorry, degree is 5 and cardinality is 8. So answer should be 5 comma 8. तो इसमें आपको ये sequence भी देखना है, otherwise option is 8 comma 5 and 5 comma 8 दोनों हैं, तो इसमें confuse नहीं होना है। So its answer will be 5 comma 8, क्योंकि हमसे degree पूछी है पहले, तो degree will be 5 and cardinality will be 8. So correct option is 5 comma 8. Now question number 6. This question is from operating web based applications, और क्वेश्चन है कि आपका कौन सी फेज़ है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, इन विच डेटाबेस इज़ क्रिएटेड एंड कोड इज़ रिटन फॉर द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे है इम्प्लीमेंटेशन फेज़, इसका आंसर जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है। सो इफ़ यू विल सी दिस यूनिट ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपकी फेजेस दी है, 4 फेजेस आर देयर, रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेशन फेज़, डिज़ाइन फेज़, इम्प्लीमेंटेशन फेज़, तो ये इसका आंसर था, एंड टेस्टिंग फेज़। तो ये 4 फेजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 फेजेस क्या होती हैं, क्योंकि इससे आपका डिटेल जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल में भी पूछा जा सकता है ये आपसे कि व्हाट आर द 4 फेजेस ऑफ अ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, और आपको इनके अंदर के पॉइंट पता होने चाहिए। लाइक रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज़ में क्या है, फिजिबिलिटी डिफाइन होती है, स्कोप डिफाइन होता है। सो इन द सेम वे आपको ये सारी जो भी 4 फेजेस है इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे MCQ भी आ सकता है या फिर फिलअप इस टाइप का आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द वैलिड वेरिएबल नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम के रूल्स पता होने चाहिए कि आप वेरिएबल नेम वैलिड कब होगा, किस तरीके से आप वैलिड वेरिएबल नेम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड, तो ये फर्स्ट वाला वर्ड जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे वाइट स्पेस है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा गैप है, तो देयर इज़ अ वाइट स्पेस, यानी कि यहाँ पे एक स्पेस है, सो दिस इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ इनवैलिड वेरिएबल नेम। इंट ये एक कीवर्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड आप कभी भी वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मार्क्स डॉलर, तो डॉलर साइन एंड अंडर स्कोर, दीज 2 सिम्बल्स आर अलाउड, इसके अलावा कोई और सिंबल अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट इज मार्क्स 4, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। आपका जो वेरिएबल नेम है इट कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड सिम्बल्स विच आर अंडर स्कोर एंड डॉलर। तो यहाँ पे आपकी बुक में ये वेरिएबल नेम के जो भी रूल्स हैं ये डिफाइंड है, तो आप इन्हें रीड करिएगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देयर आर सम रिजर्व्ड वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं, जो कि जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, उनका पर्पस, उनकी मीनिंग, तो उन्हें हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन 4, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो आपको 6 क्वेश्चन में से 5 करना है, अगेन देयर इज़ अ चॉइस, और ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस वाली यूनिट से क्वेश्चन है। दिस वेबसाइट प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री इन कोलैबोरेशन विथ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, विच इज़ दिस वेबसाइट। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है इनमें से जो कि आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है फॉर फ्री, और इसका जो कोलैबोरेशन है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से है।
सो इट्स आंसर इज़, अगर आपने ये यूनिट पढ़ी है तो आपको ईजिली इसका आंसर पता होगा, coursera.org. Next question, while entering the data in the table, Seema is not able to leave the column age as blank in the table. What can be the possible reason? So इस क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि एक गर्ल है सीमा और वो डेटा एंटर कर रही है टेबल में, जिसमें कि एक कॉलम आपका एज कॉलम है और उसमें वो कोई भी सेल जो है लीव नहीं कर पा रही है, ब्लैंक लीव नहीं कर पा रही है, यानी कि खाली नहीं छोड़ पा रही है. तो ऐसा कब होता है? जब आप किसी भी कॉलम को नॉट नल, किसी भी कॉलम पर हम नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उस कॉलम की हम किसी भी सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. सो नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाने पे क्या होता है, हम एम्प्टी सेल नहीं छोड़ सकते उस कॉलम का. तो अगर आपको कोई भी ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट नेम तो हम एंटर करवाते ही हैं ना स्टूडेंट्स से. तो अगर हमें चाहिए कि नेम ब्लैंक ना रहे, स्पेशली फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर दो अलग अलग कॉलम और हमें चाहिए फर्स्ट नेम ब्लैंक ना रहे, लास्ट नेम तो ब्लैंक रह सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट नेम में भी नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं. सो ऐसे ही यहाँ पे अगर एज कॉलम में कोई भी सेल ब्लैंक नहीं रह रहा है तो इस केस में क्या होगा कि उसने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है. दिस इज़ द पॉसिबल रीज़न. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 मोड्स ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग. तो क्या हो सकते हैं 2 पेमेंट मोड? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसमें हाफ मार्क्स ईच है आपका. तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे अदर ऑप्शंस आर देयर लाइक कैश ऑन डिलीवरी. तो आपको इसे भी 2 लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ JVM? तो फुल फॉर्म ऑफ JVM इज़ जावा वर्चुअल मशीन. सो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? ये जावा बाइट कोड को कन्वर्ट करती है इन द मशीन कोड. वी नो कि जो भी कंप्यूटर, जो भी प्रोसेसर है वो मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है, ना कि सोर्स प्रोग्राम को. तो हमें सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है जिससे वो इजीली कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कर ले और एग्जीक्यूट कर ले. तो हमें बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए JVM चाहिए. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ JVM? JVM इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड. एंड बाइट कोड क्या होता है आपका? ये एक जावा क्लास फाइल है. जावा क्लास फाइल जो हम सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं, जावा का जो भी हम कोड लिखते हैं, इट इज़ कंपाइल्ड इनटू जावा क्लास फाइल. जो कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर, वो सोर्स प्रोग्राम को, जावा का जो कोड हम लिखते हैं उसे जावा क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइट कोड. और ये बाइट कोड किसी भी कंप्यूटर में, हम किसी भी कंप्यूटर के थ्रू इसे किसी भी प्लेटफॉर्म में, एक्चुअली किसी भी प्लेटफॉर्म में हम इसे रन कर सकते हैं इफ़ दैट प्लेटफॉर्म इज़ हैविंग JVM. तो ये बाइट कोड क्या कर देता है? JVM जो है, JVM बाइट कोड को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है. तो JVM होने पर यह बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगा अगर उसमें JVM है, जावा वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है. सो दिस इज़ द नीड ऑफ JVM. तो अगर आपने जावा वाली यूनिट पढ़ी है तो उसके स्टार्टिंग पेज में ही, उस यूनिट के स्टार्टिंग पेज में ही आपको JVM और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं. तो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन. तो आपको बेसिकली इसमें 1 मार्क्स में बस इतना लिखना है कि JVM इज़ जावा वर्चुअल मशीन विच कन्वर्ट्स जावा क्लास फाइल दैट इज़ बाइट कोड इनटू मशीन कोड सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज विल गिव द सेम आउटपुट? तो यहाँ पे क्वेरीज है, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, इतना तो सब में ही सेम है, फ्रॉम स्टूडेंट. वेयर सब्जेक्ट, ये यहाँ तक पूरा फर्स्ट लाइन सब में ही सेम है, राइट. अब यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज़ हुआ है आपका, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे जब इन यूज़ होता है तो क्या होता है, इसमें और यूज़ हो जाता है एक्चुअली, कि इसमें से कोई भी वैल्यू अगर है तो ये क्वेरी ट्रू हो जाएगी. यानी कि सब्जेक्ट या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फिर सब्जेक्ट आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हो. इनमें से कोई भी अगर है तो आपका रोल नंबर और नेम जो है डिस्प्ले हो जाएगा. सो टेबल में अगर किसी भी रो में चाहे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है तो वो भी रो सेलेक्ट हो गई, जिसमें इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आ रहा है वो रो भी सेलेक्ट हो जाएगी. तो दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू आ गई उस रो में तो आपकी वो रो सेलेक्ट होकर डिस्प्ले हो जाएगी. इसका मतलब ये होता है इन ऑपरेटर का. नेक्स्ट इज़ बिटवीन. तो बिटवीन तो वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है कि बिटवीन लाइक 10 एंड 15. तो 10 एंड 15 के बिटवीन जो है डिस्प्ले हो जाए.
तो ये ऐसे वर्ड्स में नहीं यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है क्वेरी। नेक्स्ट इज़ सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट इक्वल्स टू इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो देखिए यहाँ पे ये और ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब भी यही है कि अगर सब्जेक्ट जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तब भी रो सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है तब भी आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये ए एंड सी क्वेरी जो है सेम क्वेरीज हैं, दे विल गिव द सेम आउटपुट एक्चुअली। तो यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ हुआ है और इस केस में आपका इन ऑपरेटर यूज़ हुआ है। Now next question is, which member function of the integer wrapper class allows access to the int value held in it? तो कौन सी wrapper class का मतलब integer wrapper class का कौन सा function है जो कि int value को access कर सकता है? So the name of the function is int value एंड देन फंक्शन के पीछे हम ये पैरेंथेसिस लगाते हैं। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन। तो यहीं पे ये क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। सो अगर आप क्वेश्चन 4 को देखेंगे तो यहाँ पे बाकी तो सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। एक ये थोड़ा सा एसक्यूएल क्वेरी वाला जो क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अगर आपने क्वेरीज अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, थ्योरी बेस्ड थे। अगर आपने यूनिट पढ़ी है तो आप ईजिली इन्हें आंसर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको आउट ऑफ 6 5 आंसर करने हैं और 1 मार्क्स ईच हैं। सागर हैज़ डिक्लेयर्ड एन एरे हुज लास्ट एलिमेंट इज़ हैविंग एन इंडेक्स 10। तो देखिए जो आपका एरे होता है उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब 0 होगा, देन सेकंड जो एलिमेंट होता है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो भी एरे में होगा उसका जो एलिमेंट है लाइक 10, अगर यहाँ पे नंबर स्टोर्ड है तो उसका इंडेक्स फर्स्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है। सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स आपका 1 होगा, देन थर्ड का 2 होगा। ऐसे जो लास्ट वाला है 10 इंडेक्स पे है, यानी कि वो कौन सा एलिमेंट होगा? 11th एलिमेंट होगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट वुड बी द साइज़ ऑफ द एरे? साइज़ मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे? सो आंसर विल बी 11। Second question, in the table teacher Riya does not want repeated values in column marks। तो जब वो रिज़ल्ट चाहती है, जो इस क्वेरी से आपका रिज़ल्ट आए, अगेन सेलेक्ट क्वेरी से क्या आता है? एक टेबल रिज़ल्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल आता है। तो उसे क्या चाहिए? जो मार्क्स आ रहे हैं वो यूनिक आए, जैसे 70 79 रिपीट ना हो। तो जो भी यूनिक मार्क्स हैं वो डिस्प्ले हो। तो यूनिक मार्क्स के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? जो क्वेरी आप रीराइट करेंगे दैट विल बी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपको ऐड करना है, और बाकी क्वेरी ऐसे रहेगी, डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम टीचर। सो ये अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज रेमा वॉन्ट्स टू इनपुट द प्राइस ऑफ शूज़ 999.99 विच शुड बी द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द कॉलम प्राइस इन द टेबल। सो ये एसक्यूएल की बात हो रही है कि एसक्यूएल की टेबल की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमें डेसिमल वाली वैल्यूज़ एंटर करनी होती है तो उसके लिए डेटा टाइप होता है आपका डेसिमल। जैसे कि जावा में फ्लोट होता है, अगर हमें डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ एंटर करनी होती है तो वहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है। बट यहाँ पे एसक्यूएल में जो डेटा टाइप है दैट इज़ डेसिमल। तो आप लिखेंगे डेसिमल एंड फिर आपको पैरेंथेसिस में बताना होता है कि टोटल आपकी डिजिट्स कितनी है। तो हमें 5 डिजिट्स चाहिए तो 5 लिख देंगे, और फिर जो फ्रैक्शनल पॉइंट वाली डिजिट्स हैं वो आपको देनी होती है। तो टोटल डिजिट्स हमें 5 चाहिए और फ्रैक्शनल वाली जो डिजिट्स हैं वो 2 चाहिए। तो आप लिखेंगे डेसिमल 5,2। इवन अगर आपको सिर्फ डेटा टाइप पूछा होता तो आप सिर्फ डेसिमल लिख देते, बट आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? साइज़ ऑफ द कॉलम। तो उसके लिए आप ये भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन इन जावा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सी अगर ये 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर ऐसे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ ऐसे डेफिनेशन वाले, ये बहुत पूछे गए हैं, तो ईजिली आप इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सो व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन, कि अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे अनएक्सपेक्टेड कोई एरर अकर कर जाए, दैट इज़ एक्सेप्शन। और इस अनएक्सपेक्टेड एरर के वजह से क्या होता है? आपका जो प्रोग्राम होता है वो अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाता है। सो दैट इज़ एक्सेप्शन। हाउ कैन यू राइट मल्टी लाइन कॉमेंट्स इन जावा प्रोग्राम। तो मल्टी लाइन कॉमेंट्स के लिए हमें क्या करना होता है? उन्हें इसमें क्लोज करना होता है,
स्लैश देन एस्ट्रिक साइन, फिर हम यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। अगेन उसके लास्ट में हमें ये एस्ट्रिक एंड स्लैश साइन लगाना होता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेट मेथड इन जावा थ्रेड्स। सो वेट मेथड को इन्वोक करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थ्रेड को वेट करवा सकते हैं। और हम कब वेट करवाते हैं या फिर ये मेथड कब यूज़फुल है, व्हेन देर आर मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग, यानी कि बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं एक साथ रन कर रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए कि उनमें से सिर्फ एक जो है एग्जीक्यूट करे और दूसरे जितने भी बाकी बचे हुए हैं वो सब क्या करें, वेट करें। और जैसे ही उनमें से एक जो रन कर रहा था वो क्या करे, अपना जो भी एग्जीक्यूशन फिनिश कर ले, कंप्लीट कर ले, तो वो बाकी उनमें से एक को नोटिफाई कर दे, यानी कि उसे बता दे कि अब मेरा कंप्लीट हो गया, नाउ यू कैन रन। तो जो वेट कर रहा था अभी तक, उनमें से एक जो है रन करना स्टार्ट कर लेगा। सो इन दिस वे दिस वेट मेथड इज़ यूज्ड। सो अगर आपने अभी ये यूनिट नहीं पढ़ी है तो ऑब्वियसली जब मैं ये बता रही हूँ तो आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जब एक बार आप ये यूनिट अपनी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे। नाउ अगेन देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका 1 मार्क ईच है, और इसमें आपको क्या करना है, 5 अटैम्प्ट करने आउट ऑफ दीज 6। सो नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द 2 वेज टू क्रिएट अ थ्रेड। तो अगेन ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपका क्रिएट होता है थ्रेड। सो फर्स्ट मेथड इज़ बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड सेकेंड इज़ बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो अगर आप ये यूनिट पढ़ चुके हैं आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ int x इक्वल्स टू 5 एंड इंटीजर y इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 50, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यू 5 आपकी होल्ड की गई है, यानी कि स्टोर की गई है, जबकि जो सेकंड वाला है यहाँ पे ये इंटीजर क्लास यूज़ हुई है, रैपर क्लास यूज़ हुई है इंटीजर, यहाँ पे इंट आपका डेटा टाइप नहीं है। फर्स्ट वाले में इंट डेटा टाइप था वेरिएबल का, यहाँ पे ये रैपर क्लास है और रैपर क्लास के थ्रू क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है एंड इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया गया है थ्रू द वैल्यू विद द वैल्यू 50 एंड जो y वेरिएबल है ये उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, यानी कि पॉइंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसमें 50 वैल्यू जो है होल्ड कर रहा है, यानी कि एक लोकेशन है जिसमें ऑब्जेक्ट है 50 वैल्यू वाला, उसको y रेफ़र कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि x इज़ अ वेरिएबल ऑफ इंट डेटा टाइप विच इज़ होल्डिंग 5 एज अ वैल्यू, एंड इन द सेकेंड स्टेटमेंट इंटीजर रैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और विद अ वैल्यू 50 वो इनिशलाइज हो रहा है और y जो है उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, रेफ़र कर रहा है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। रोमा ने क्या किया है, एक रेलवे टिकट बुक किया है थ्रू द वेबसाइट makeMyTrip.com। when she reached to catch the train she found that she left the ticket at her hotel। तो उसने टिकट प्रिंट करवाया था और उसको क्या हुआ, वो ट्रेन पे पहुंचने से पहले उसने चेक किया और उसका ट्रेन का टिकट जो था होटल पे ही छूट गया। व्हाट शुड शी डू। तो यहाँ पे उसे क्या करना चाहिए कि उसे ट्रेन में नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ये रॉन्ग है। शी शुड बुक अ न्यू टिकट एट द स्टेशन, ये भी रॉन्ग है। शी शुड गो बैक एंड गेट द टिकट, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही है कि वो क्या कर सकती है, ई टिकट डाउनलोड कर सकती है फ्रॉम इट्स वेबसाइट। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द माई स्क्विल कमांड टू लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करनी है नेम ऑफ द टीचर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो जब भी हमें अरेंज करने होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय। और हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पे पूरी क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट। लेट्स से कि जो नेम ऑफ टीचर्स है वो नेम कॉलम में है, सो विल राइट सेलेक्ट नेम। उसके बाद आता है आपका फ्रॉम देन टेबल नेम। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे फ्रॉम, देन टेबल नेम इज़ टीचर टेबल, तो यहाँ पे टीचर लिखेंगे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर। इसके बाद कोई आपकी कंडीशन तो है नहीं, तो कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप लिखेंगे ऑर्डर बाय नेम। नेम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। नेक्स्ट इज़ राइट द कमांड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। सो इट्स आंसर इज़ डिस्क्राइब। डिस्क्राइब एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं।
तो ये जो कमांड है ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, सो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और ये आपको वैसे भी 6 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जो आपके सिलेबस में नहीं है और यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय द स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट क्या होता है कि जिसमें आप इस पे फोकस करते हैं कि आपका जो भी एप्लीकेशन है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं आपके प्रोजेक्ट की, इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। सो यहाँ पे ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड था। नाउ सेक्शन बी, तो सेक्शन बी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे कि मोटिवेट होके मैं आपके लिए सेकंड वीडियो ला सकूं जिसमें आई विल एक्सप्लेन दी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।